प्राचीन भारत की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का नाम सबसे पहले जहन में आता है। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं थी, बल्कि ये वो दौर था जब संस्कृति और कला अपने चरम पर थी। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जमीन थी जहां पत्थरों ने बोलना शुरू कर दिया था और कला इतिहास को एक नया आकार दे रही थी। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी महान साम्राज्य अपनी कहानी, अपनी विरासत को कैसे बयां करता है। मौर्य साम्राज्य ने अपनी दास्तां सुनाने के लिए आखिर कौन सा रास्ता चुना? जवाब है पत्थर और कला। जी हाँ, मौर्यों की पूरी गाथा पत्थरों में तराशी गई, एक ऐसी कला के रूप में जो आज भी सदियों बाद हमें उस दौर की शान और शौकत की गवाही देती है। तो चलिए समझते हैं मौर्य कला के उदय को। आखिर कला का ये विस्फोट हुआ कैसे? देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलन जोर पकड़ रहे थे, और साथ ही देश में राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि का माहौल था, जिसने कला के विकास के लिए एक बेहतरीन जमीन तैयार कर दी। और इस माहौल में सोने पर सुहागा था शक्तिशाली शासकों का संरक्षण। खासकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म जैसी नई परंपराओं को बढ़ावा दिया, तो कला को फलने फूलने का एक सुनहरा मौका मिल गया। अब आते हैं इस दौर की कला के दो स्वरूपों पर। एक ही साम्राज्य, लेकिन शैलियां दो। मौर्य कला को अगर ठीक से समझना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसे दो अलग अलग लेकिन एक साथ चलने वाली धाराओं में बांट कर देखा जाए। तो ये हैं वो दो धाराएं। एक तरफ है राजकीय कला, जिसे सीधा सम्राट का संरक्षण मिला था। इसका स्टाइल पूरे साम्राज्य में एक जैसा शाही था, और इसका मकसद था राज्य की ताकत और धर्म का प्रचार करना। वहीं दूसरी तरफ थी लोक कला, जिसे आम लोगों का साथ मिला। इसका स्टाइल ज्यादा स्थानीय, ज्यादा जमीनी था, और ये आम लोगों की मान्यताओं और देवी देवताओं को दर्शाती थी। कितनी दिलचस्प बात है ना? दोनों बिल्कुल अलग, फिर भी एक ही वक्त की। चलिए पहले राजकीय कला की बात करते हैं, जो साम्राज्य का प्रतीक थी। ये कला मौर्य साम्राज्य की शक्ति, उसके संगठन और उसकी विचारधारा को दिखाती थी। मतलब ये वो आर्ट थी जिसे दुनिया को ये बताना था कि मौर्य साम्राज्य क्या चीज है। तो राजकीय कला का मतलब क्या है? इसका मतलब है कला के वो नमूने जो पूरे साम्राज्य में एक जैसे दिखते हैं, जिनमें कोई स्थानीय फर्क नहीं है। आप चाहे साम्राज्य के किसी भी कोने में चले जाएं, स्टाइल वही मिलेगा, क्वालिटी वही मिलेगी। और यही एकरूपता शाही कंट्रोल और पावर का सबसे बड़ा सबूत थी। इसका सबसे शानदार उदाहरण है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल। पुराने इतिहासकारों ने तो इसकी इतनी तारीफ की है कि ईरान के सूसा और एकबतना के मशहूर महल भी इसके सामने फीके पड़ गए थे। आज के पटना में कुम्हारार नाम की जगह पर जो खुदाई हुई, वहां एक 140 बाय 120 फीट का सभा भवन मिला है, जो इसकी विशालता की कहानी खुद कहता है। लेकिन अगर मौर्य वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना हो तो वो हैं सम्राट अशोक के स्तंभ। ये विशाल खंभे एक ही पत्थर से यानी एकाश्म तराशे गए थे, जो चुनार के बलुआ पत्थर से बने थे, और उन पर जो चमकदार पॉलिश की गई है वो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। और ये कोई मामूली खंभे नहीं थे। हर स्तंभ का वजन करीब 50 टन और ऊंचाई 35 से 50 फीट तक होती थी। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने भारी खंभों को बनाना, चमकाना और फिर उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर खड़ा करना, इंजीनियरिंग का कैसा कमाल रहा होगा। ये मौर्य साम्राज्य की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और तकनीकी महारत का जीता जागता सबूत है। अशोक के सभी स्तंभों में से सारनाथ का स्तंभ कला का सबसे शानदार नमूना माना जाता है, और ये वही पवित्र जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने शिष्यों को आने की सलाह दी थी। आइए इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से यानी कैपिटल को थोड़ा करीब से देखें। इसमें एक दूसरे से पीठ सटाए हुए 4 शाही शेर हैं। ये एक उल्टे कमल के फूल पर टिके हैं। फिर जो चौकी है उस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक शेर की नक्काशी है, और सबसे ऊपर असल में एक धर्मचक्र रखा हुआ था। और यहीं पर इतिहास आज से जुड़ता है एक बहुत ही शानदार तरीके से। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। मुंडकोपनिषद का ये सूत्र इसी स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है, और यही आज हमारे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। राजकीय कला का एक और अहम रूप थे स्तूप। बौद्ध मान्यताओं के मुताबिक अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करीब 84,000 स्तूप बनवाए थे। जो सांची और भरहूत के शुरुआती स्तूप हैं, वो भी अशोक ने ही बनवाए थे,
जिन्हें बाद में और बड़ा और भव्य बनाया गया। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। राजकीय कला की शाही चमक दमक से दूर एक और कला की धारा बह रही थी, लोक कला। ये आम लोगों के जीवन, उनकी आस्थाओं और उनकी दुनिया का आईना थी। इस लोक कला का सबसे अच्छा उदाहरण है यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां। ये मूर्तियां मथुरा से लेकर कलिंग तक एक बहुत बड़े इलाके में मिली हैं, जो ये दिखाती हैं कि ये स्थानीय देवी देवता उस वक्त कितने लोकप्रिय हुआ करते थे। और इन सब में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है पटना के दीदारगंज से मिली यक्षिणी की आदमकद मूर्ति। इसकी चमकदार सतह और हाथ में चमर लिए हुए इसका भव्य रूप मौर्यकालीन लोक मूर्ति कला का एक अनमोल नमूना है। इन लोक मूर्तियों की अपनी कुछ खास पहचान थी। ये राजकीय कला की तरह बहुत नपी-तुली नहीं, बल्कि ज्यादा शक्तिशाली और जीवंत थीं। विशाल और गठीला शरीर, खास तरह के कपड़े जैसे पगड़ी, धोती और भारी भरकम गहने, ये इनकी खासियत थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कलाकार ने इन्हें सिर्फ सामने से देखने के लिए ही बनाया हो। मौर्य कला की विरासत जो अतीत से आज तक हमारे साथ है। तो जब हम इन दोनों कला धाराओं, राजकीय और लोक, को एक साथ रखकर देखते हैं, तब जाकर मौर्य काल की एक पूरी और सच्ची तस्वीर उभरकर सामने आती है। तो मुद्दे की बात यह है, मौर्य कला की महानता और खूबसूरती इसी दोहरेपन में है। ये एक ही वक्त में एक बेहद संगठित और ताकतवर राज्य की कहानी कहती है और साथ ही एक ऐसे समाज की कहानी भी जिसकी अपनी गहरी और मजबूत लोक परंपराएं थीं। और इसकी विरासत आज भी जिंदा है। सारनाथ स्तंभ का वो 4 शिरों वाला कैपिटल आज आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये इस बात का प्रतीक है कि कला कैसे समय की सीमाओं को पार करके एक पूरे राष्ट्र की पहचान बन जाती है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। राजकीय और लोक कला का ये संगम मौर्य समाज के बारे में आखिर हमें बताता क्या है? जब एक ही समय में एक साम्राज्य अपनी ताकत दिखाने के लिए एक जैसी कला का इस्तेमाल कर रहा हो और उसी वक्त आम लोग अपनी मान्यताओं को दिखाने के लिए एक बिल्कुल अलग और आज़ाद कला बना रहे हो, तो ये उस समाज की जटिलता और उसकी जीवंतता के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।